तो आज हम लोग तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र इस चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। लेखक है हमारे प्रहलाद अग्रवाल। तीसरी कसम एक फिल्म है। शिल्पकार का मतलब होता है कारीगर। यहाँ शिल्पकार फिल्म बनाने वाले को कहा गया है। शैलेंद्र फिल्म को बनाने वाले यानी फिल्म के निर्माता। इस पूरी स्टोरी में ना दो मेन कैरेक्टर हैं, एक तो हमारे शैलेंद्र और एक राज कपूर। तो पहले शैलेंद्र के बारे में जानते हैं। शैलेंद्र ना एक गीतकार और एक महान कवि थे। इनके द्वारा लिखा गया गीत भावपूर्ण यानी मीनिंगफुल होता था। ये बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखे थे। हमारे चैप्टर के जो लेखक है प्रहलाद अग्रवाल, वे बताते हैं ना कि शैलेंद्र की लिखी गई गीत भी मानो एक कविता जैसे होती थी, क्योंकि वो केवल सुनने में ही नहीं बल्कि उसमें गहरे अर्थ छुपे होते थे। अब हम लोग सेकंड कैरेक्टर राज कपूर के बारे में जानते हैं। ये एक फिल्म कलाकार थे यानी हीरो थे। और पता है, वैसे तो ये फिल्मों में हीरो का रोल करते थे, पर बहुत सारी ऐसी भी फिल्में हैं जिसको इन्होंने खुद ही बनाया है। मतलब कई फिल्में ऐसी है जिसमें इन्होंने हीरो का भी रोल किया है और साथ ही साथ डायरेक्टर भी खुद ही थे और प्रोड्यूसर भी खुद ही थे, यानी एक्टिंग भी की है और पूरे फिल्म को बनाया भी है। और फिल्म को बनाने में जो भी पैसा खर्च हुआ ना, वो भी इन्होंने अपने ही जेब से खर्च किया था। यहाँ तक समझ गए हो? तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो संगम नाम का एक फिल्म था, उसको राज कपूर ने ही बनाया था। उस समय पर यह फिल्म बहुत ही चला यानी बहुत हिट हुआ। तो जब इस फिल्म में वे सफल हो गए ना, तो वे सोचे कि मैं और भी फिल्म बनाऊंगा। फिर ये ना एक साथ 4 फिल्म बनाने का घोषणा यानी अनाउंसमेंट कर दिए, जिसमें से पहला फिल्म था मेरा नाम जोकर, दूसरा था अजंता, तीसरा था मैं और मेरा दोस्त और चौथा था सत्यम शिवम सुंदरम। और फिर राज कपूर ने सन 1965 में फिल्म बनाना शुरू कर दिया, पर वह यह नहीं सोचे थे कि मेरा नाम जोकर फिल्म का एक भाग बनाने में ही 6 वर्ष लग जाएगा। फिल्म का एक भाग का मतलब यह नहीं है कि फिल्म का एक पार्ट या एक सीन। इसका अर्थ यह है कि पूरे फिल्म को बनाने में 6 वर्ष लगे थे, क्योंकि वे 4 फिल्म एक साथ बनाने का सोचे थे। 4 फिल्म यानी 4 भाग, इसलिए एक भाग बनाने में ही 6 साल लग गए थे का मतलब है कि पूरे एक फिल्म को बनाने में 6 साल लग गए थे। और पता है, 4 फिल्मों में से तो 2 फिल्म कभी बन ही नहीं पाया, जिसमें से अजंता था और मैं और मेरा दोस्त। तो राज कपूर जब मेरा नाम जोकर फिल्म बना रहे थे, तो उन 6 सालों में ऐसा नहीं था कि केवल वो फिल्म ही बना रहे थे, यानी केवल वो अपने ही फिल्म पे काम कर रहे थे, बल्कि वे दूसरे के फिल्मों में भी काम कर रहे थे, यानी दूसरे के फिल्मों में हीरो का रोल कर रहे थे, जिसमें से एक फिल्म तीसरी कसम भी शामिल था। तो राज कपूर ना तीसरी कसम में हीरो का रोल कर रहे थे। यह फिल्म 1966 में यानी 1966 में रिलीज हुआ था। तो राज कपूर ना इस फिल्म में बाकी फिल्मों से भी बहुत अच्छा एक्टिंग किए थे। यह फिल्म हिंदी साहित्य और कविताओं की भावनाओं को एकदम अच्छे से स्क्रीन पर दिखाया। तीसरी कसम फिल्म को बनाने वाले शैलेंद्र थे, जो कि राज कपूर के सच्चे मित्र थे। तो इस फिल्म को न राष्ट्रपति स्वर्ण पदक सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। मतलब इस फिल्म को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड भी मिला था। और पता है, मास्को फिल्म फेस्टिवल में ना इस फिल्म को सम्मानित भी किया गया था। मास्को फिल्म फेस्टिवल का मतलब है कि ऐसा फेस्टिवल जो रूस के राजधानी मास्को में मनाया जाता है, जहां बेहतरीन फिल्मों को सिनेमा घरों में दिखाया जाता है और जो बहुत अच्छे फिल्म होते हैं उन्हें पुरस्कार दिया जाता है। तो तीसरी कसम फिल्म को यहाँ पर भी अवार्ड मिल चुका था। लोगों ने इस फिल्म की बहुत तारीफ की। तो तीसरी कसम फिल्म कैसे बना था, क्या हुआ था और इसको बनाने समय क्या क्या परेशानियां आई थी, यह सब जानते हैं। तो फणीश्वर नाथ रेणु की एक कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित यह
तीसरी कसम फिल्म है। तो जब फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी मारे गए गुलफाम को जब शैलेंद्र जी ने पढ़ा ना, तो उन्हें यह कहानी ना अपने कविताओं के भाव से मिलता जुलता लगा। तो फिर शैलेंद्र ने सोचा ना कि क्यों ना इस कहानी को फिल्म में बदला जाए। फिर शैलेंद्र राज कपूर के पास गए और उनसे बोले कि क्यों ना इस कहानी को फिल्म में बदला जाए। शैलेंद्र राज कपूर से पूछते हैं, क्या तुम इस फिल्म में हीरो का रोल करोगे और इस फिल्म को बनाने में मेरी मदद करोगे? तो राज कपूर मान गए, लेकिन हाँ बोलने के बाद राज कपूर चुप होकर कुछ सोचने लगे और फिर बोले, मैं कर तो दूंगा, पर तुम्हें मुझे पारिश्रमिक एडवांस देना होगा। यानी वे एडवांस पेमेंट की मांग कर दी है। फिर शैलेंद्र उदास हो गए, क्योंकि उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हमारी दोस्ती के बीच पैसा आ जाएगा, यानी वे पैसे की मांग कर देंगे। फिर राज कपूर शैलेंद्र को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, चलो निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस। तो शैलेंद्र समझ गए कि ये मेरे साथ मजाक कर रहा है। शैलेंद्र बहुत ही भावुक और आदर्शवादी कवि थे। ये गीत या कविता को केवल अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि ये तो अपने भावनाओं को यानी इमोशन को गीत के थ्रू एक्सप्लेन करते थे। तो ये चाहते थे कि तीसरी कसम फिल्म को भी मीनिंगफुल यानी भावपूर्ण तरीके से दिखाया जाए। पर राज कपूर बहुत सारे फिल्मों में काम किए थे और खुद भी कई फिल्में बनाए थे। तो वे शैलेंद्र को पहले ही सावधान करते हैं कि देखो, फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। हो सकता है यह फिल्म ना चले, पर शैलेंद्र ने राज कपूर को बताया कि उनका उद्देश्य इस फिल्म से पैसा कमाना बिल्कुल भी नहीं है। वह तो इस फिल्म को अपनी खुशी के लिए बनाना चाहते हैं। तो हमारे चैप्टर के लेखक प्रहलाद अग्रवाल बताते हैं कि फिल्म बना और यह फिल्म बहुत ही अच्छा और बहुत ही भावपूर्ण था, लेकिन इस फिल्म का प्रचार ठीक से नहीं हुआ था, इसलिए यह ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच सका। इस फिल्म के अभिनेता यानी हीरो राज कपूर थे और अभिनेत्री यानी हीरोइन वहीदा रहमान थी। ये दोनों ही बहुत बड़े अभिनेता और अभिनेत्री थे और इस फिल्म के संगीतकार शंकर और जय किशन थे। संगीतकार का मतलब ना, जो संगीत को धुन देते हैं ना, उसे संगीतकार कहा जाता है। मतलब जय किशन और शंकर जी डिसाइड किए थे कि ये गाना कौन से धुन में रहेगा, मतलब किस धुन में गाया जाएगा। ये दोनों ही बहुत ही मशहूर यानी फेमस संगीतकार थे। इसी वजह से फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म के गाने लोगों को बहुत पसंद आए थे और हर एक के दिल में बस चुका था। पर अफसोस की बात तो यह है कि इतने बड़े बड़े कलाकार के होने के बाद भी इस फिल्म को देखने के लिए कोई भी सिनेमा घरों में टिकट नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि इस फिल्म का प्रचार अच्छे से नहीं किया गया। लोग इस फिल्म के बारे में जान ही नहीं पाए थे। पर पता है, जितने भी लोग इस फिल्म में काम किए थे ना, सब दिल से काम किए थे। पर प्रचार नहीं होने की वजह से ये फिल्म कब पर्दे पर आई और कब पर्दे से चली गई, ये किसी को पता ही नहीं चला। मतलब पॉपुलर नहीं हो पाया था ये फिल्म। हमारे चैप्टर के लेखक प्रहलाद अग्रवाल बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि शैलेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री की समझ नहीं थी। वो लगभग 20 साल तक फिल्मों से जुड़े रहे थे, इसलिए उन्हें पता था कि फिल्म कैसे बनती है। पर फिर भी वे पैसे और शोहरत के लिए अपना सिद्धांत नहीं छोड़ सके। सिद्धांत का मतलब होता है जो सही लगे वही करना। तो शैलेंद्र द्वारा लिखी गई कई गाने बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, जिनमें से एक गाना ये है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो इस गाने का जो लास्ट वाला लाइन है ना, रातें दसों दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, तो मशहूर संगीतकार जय किशन ने उनसे कहा कि तुम दसों दिशाओं की जगह ना चारों दिशाओं कर दो, ताकि आम लोग आसानी से समझ सके। पर शैलेंद्र मना कर दिए। वह बोले कि
दर्शक के पसंद के नाम पर केवल आसान बातें नहीं बोलनी चाहिए। एक कलाकार का तो यह कर्तव्य है कि वह लोगों की सोच को बेहतरीन बनाए, लोगों तक गहरी बातें और भावनाओं को पहुंचाए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इनका यह गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ और लोग समझ भी गए। 10 दिशाएं कौन कौन है आप समझ पा रहे हो ना? देखो, 4 तो मुख्य दिशा है और 4 कोने वाली दिशा है, फिर ऊपर और नीचे, तो कुल मिला के 10 दिशा हो गए। तो शैलेंद्र का एक और गाना भी बहुत प्रसिद्ध हुआ था, आपने भी सुना ही होगा। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो लेखक प्रहलाद अग्रवाल बताते हैं कि तीसरी कसम उन फिल्मों में से है ना जो कि सही भावनाओं के साथ दिखाया गया है। और यह एक इतनी अच्छी कहानी है ना कि फिल्म में जब राज कपूर हीरो हीरामन और हीरोइन वहीदा रहमान जब हीराबाई का रोल करती है तो ये दोनों काम करते वक्त कहानी में ही खो जाते हैं। तो अब ना थोड़ा सा फिल्म के बारे में जान लेते हैं। फिल्म कैसा था, उसमें क्या हुआ था, क्या स्टोरी थी उस फिल्म की। तो फिल्म में ना हीरामन हीरो का नाम रहता है और यह एक बैलगाड़ी चलाने वाला व्यक्ति रहता है और हीरोइन का नाम हीराबाई रहता है। यह नौटंकी दिखाने वाली स्त्री रहती है जो कि लोगों को नाच कर नौटंकी दिखाती है। तो हमारे चैप्टर के लेखक ना कुछ सीन का भी जिक्र करते हैं, मतलब फिल्म का कुछ सीन का भी जिक्र करते हैं, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। तो फिल्म के एक सीन में ना नदी के किनारे बैठकर हीरामन गीत गाते हुए हीराबाई से बोलता है, मन समझती है ना आप? तो हीराबाई जुबान से कुछ नहीं बोलती है पर उनके आंखों से सब कुछ बयां हो रहा होता है। तो हमारे चैप्टर के लेखक बोलते हैं ना कि इस लाइन को ना पूरी दुनिया के शब्द भी ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ये इतना गहरा बात है। तो फिल्म का एक और सीन है ना जिसमें हीरामन ना रात के समय पर कुछ लोगों के बीच में झूम झूम कर गीत गाने लगता है। इतना अच्छा गाता है ना कि सब लोग आनंदित हो जाते हैं, मतलब सब लोग उसके साथ झूमने लगते हैं। फिर फिल्म के एक और सीन का जिक्र किया गया है ना कि हीरामन ना अपने बैलगाड़ी के पीछे बैठाकर हीराबाई को गांव ले जा रहा होता है। तो हीराबाई को पीछे बैठा देखकर न कुछ बच्चे उस बैलगाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं और एक गीत गाने लगते हैं, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया। तो हीरामन यह गीत सुनकर ना मन ही मन बहुत खुश हो रहा होता है। तो हीरामन का बैलगाड़ी कैसा था ना इमेज में देख लो। और पता है इस पूरे फिल्म में ना हीरामन ना बहुत ही रिस्पेक्ट करता है हीराबाई का, ये जानते हुए भी कि वो नौटंकी में एक नाचने वाली स्त्री है। और तुम लोग को पता है इस फिल्म में ना रियल लाइफ की तरह मतलब एकदम सिंपल स्टोरी था, ना कि नकली स्टोरी जिसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। तो हमारे चैप्टर के लेखक कहते हैं ना कि शैलेंद्र एक बहुत ही सच्चे और अच्छे कवि थे और उनके द्वारा लिखी गई गीत और कविताएं लोगों के दिलों तक पहुंचती थी। तो तीसरी कसम फिल्म के गीतों को गाने वाले का नाम मुकेश था और साथ में लता मंगेशकर जी भी गाई थी। यानी लिखा तो शैलेंद्र ने ही था पर गाया था मुकेश ने, और इन दोनों ने बहुत अच्छा गाया था। इसमें से एक गीत यह था कि सजनवा वैरी हो गया हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाजे, भाग न बाचे कोई। इसका मतलब यह हुआ ना कि मेरा प्रियतम मुझसे दूर हो गया है। यदि कोई चिट्ठी होता तो हर कोई पढ़ लेता पर मेरे भाग्य को कोई नहीं पढ़ पाया। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस फिल्म के जो राइटर थे वो फणीश्वर नाथ रेणु थे। तो एक बार स्क्रीन पे ध्यान से देख लो, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अब स्टोरी खत्म होता है। आई होप सबको स्टोरी क्लियर होगा, और क्लियर है तो मजे में एग्जाम दो